बताइएगा बायोलॉजी, बायोलॉजी जीव विज्ञान, बायोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। बताइएगा हिस्टोरिया एनिमलियन बुक किसने लिखा था? जंतु इतिहास में अरस्तु ने लिखा था, जिसमें 500 शाखाओं का रचना। तो हिस्टोरिया एनिमलियन का किताब अरस्तु ने, जैसे 500 जंतुओं का रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया गया है। बताइएगा फादर ऑफ जियोलॉजी किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। बताइएगा बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बायोलॉजी शब्द ट्रेविनस ने। लेमार्क कहाँ का था? लेमार्क फ्रांस का था। ट्रेविनस जर्मनी का। जर्मनी का था। बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया, किसे किसे? वनस्पति विज्ञान जिसे कहते हैं बोटनी, और जीव विज्ञान जिसे। ठीक है, तो बोटनी में किसका अध्ययन होता है? पेड़ पौधा का अध्ययन। जियोलॉजी में जीव जंतु का। बताइएगा वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। बताइएगा हिस्टोरिया प्लांटेनम किसका किताब है? हिस्टोरिया प्लांटम थियोफ्रेस्टस का है। थियोफ्रेस्टस का, ठीक है। और बताइएगा थियोफ्रेस्टस पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटम में कितने प्रकार के पौधे की जानकारी है? 500 प्रकार के पेड़ पौधे का वर्णन। हिस्टोरिया एनिमेलिया के लेखक कौन है? अरस्तु। अरस्तु। बताइएगा सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु के प्लूटो के सुकरात के अफलातून। जंतु जनक का कौन है? अरस्तु है, ठीक ना। हिस्टोरिया एनिमेलियन का भी लेखक कौन जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। अब बताइए कोशिका से क्या बनता है? उत्तक से अंग से अंगतंत्र से शरीर। कोशिका का अध्ययन क्या कहता है? साइटोलॉजी। कोशिका हमारे, बताइएगा कौन हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? कोशिका। बताइएगा मृत कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया? कब किया था? कॉर्क के पेड़ की छाल में, ठीक ना। पेड़ के छाल का ही भाग होता है कॉर्क, उसी को कॉर्क कहा जाता है, ठीक ना। रॉबर्ट हुक को ये माइक्रोग्राफिया किसने लिखा था? रॉबर्ट हुक। माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखे थे कब? 1665 में लिखे थे। मैं जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लिवेन हॉक। कब किए थे? 1674 में। 1674 ईस्वी में किए थे। बताइएगा जंतु कोशिका की सर्वप्रथम खोज लिवेनहॉक ने किया था। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक लिवेनहॉक तथा लुईस पास्चर दोनों को कहा जाता है। आरबीसी का खोज किसने किया था? लिवेनहॉक। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहता है? सूक्ष्म विज्ञान का जनक लिवेनहॉक को ही कहा जाता है। बताइएगा नर युग्मक की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? नर युग्मक लिवेनहॉक। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? माइक्रोग्लिफिटम की। सबसे बड़ी कोशिका के अंडे की। कितने किलो का होता है? 2 kg का। सबसे छोटी को माइक्रोग्लिफिटम की। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? नर में देखिए, नर में जो है सो सबसे छोटी शुक्राणु का होता है, और मादा में सबसे बड़ी जो है सो मतलब बॉडी में अंडाणु का होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका न्यूरॉन की होती है। तंत्रिका न्यूरॉन की। बताइएगा कोशिका अंग होता है, ठीक ना। 2 प्रकार का होता है, मतलब एक पादप का कोशिका अलग हो गया जंतु का। तो पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? देखिए पादप कोशिका का आकार और उसमें कोशिका भित्ति होता है। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? चौकार होता है। चौकार होता है, जबकि जंतु कोशिका का लगभग गोल होता है। बेलनाकार भी पादप कोशिका का होता है। पादप कोशिका में राजधानी बड़ा होता है या छोटा होता है? पादप कोशिका में राजधानी बड़ा होता है। यही कारण कि पादप कोशिका का जो केंद्रक बीच में नहीं पाया जाता, वो साइड में पाया जाता है। जंतु कोशिका में राजधानी बहुत छोटा होता है। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? भित्ति। और जबकि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण झिल्ली कहते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब बताइएगा ये कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और ये कोशिका के अंदर कौन सा द्रव होता है? केंद्रक द्रव। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच कौन सा द्रव होता है? केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव। और न्यूक्लियस के अंदर में कौन सा द्रव होता है? केंद्रक द्रव होता है। केंद्रक के भी अंदर एक छोटा पार्ट है, उसको न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक ना। ये कैसा होता है? अर्धतरल के रूप में। चलिए ठीक है। अब बताइएगा जितने भी कोशिका अंग है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी, क्वायतारक, ये सारे कोशिका अंग किस में तैरते रहते हैं? एक कोशिका द्रव में तैरते रहते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव में तैरते रहते हैं। बताइएगा ये प्रोटोप्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने दिया था 1839 में दिया था। कोशिका द्रव किसके बीच होता है? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच होता है। और केंद्रक द्रव किसके बीच होता है? केंद्रक द्रव किसका होता है? केंद्रक झिल्ली और केंद्रक के अंदर होता है, ठीक ना। या सीधे कह सकते हैं केंद्रक के अंदर के द्रव को हम लोग केंद्रक द्रव कहते हैं। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें तो बताइएगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान। उसने 3 बात बताई थी। क्या क्या बताए थे? प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, ठीक है। प्रत्येक जीव का शरीर एक कोशिका या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। तीसरा, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाओं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। सब अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है, लेकिन काम सब मिलकर करता है, ठीक ना।
कोशिका का निर्माण जिस भी क्रिया से होता है, जिस क्रिया से होता है उसमें कौन मुख्य अभिकर्ता केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता होता है। नई कोशिका, ये बताएगा रुडोल्फ विर्चो कब दिए था अपना उस पर? नई कोशिका से पुरानी कोशिका का निर्माण होता है 1600। नई कोशिका से पुरानी कोशिका, भले नई कोशिका पुरानी कोशिका से ही उत्पन्न होता है। किस विभाजन द्वारा होता है? किस विभाजन के द्वारा होता है? कोशिका विभाजन के द्वारा। ये बात किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो 1855 में बताया था, ठीक था। स्लाइडेन अनुस्वार से ध्यान देते 1838 से 1839 में। सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है? सबसे अधिक कोशिका यकृत लीवर की होती है और सबसे कम मस्तिष्क की होती है। यकृत और लीवर में होता है, और सबसे कम कोशिका विभाजन होता है मस्तिष्क का होता है। चलिए ठीक है। अब अगला ये कोशिका दो प्रकार का होता है, एक कोशिका एक बहुकोशिका। जीवाणु कैसा कोशिका है? जीवाणु जो है सो बहुकोशिकीय। जीवाणु एक कोशिका। जीवाणु एक कोशिकीय है। हाँ, ये सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियम, इसे जीवाणु का ही भाग है, ठीक है। जीवाणु का ही एक रूप है माइकोप्लाज्मा ग्लेक्सेट। नीलहरी शैवाल भी एक कोशिका है। जीवाणु की खोज किसने किया था? लीवेनहॉग ने। और कौन एक ऐसा जीव है जो हर तापमान में जीवित हो सकता है? नीलहरी शैवाल नहीं, जीवाणु ही है। जीवाणु की खोज लीवेनहॉग ने कहते हैं हर तरह के तापमान में जीवित रह सकता है। अब तब ये विषाणु की कोशिका कैसी होती है? मृत हुई या जीवित? देखिए, जब वो मृत कोशिका होती है, जब वो कोई भी जीव में अंदर जाती है तो वो जीवित हो जाती है। तो विषाणु की कोशिका मृत होती है ऐसे विषाणु की, और जब वो सही में पास तब वो जीवित हो जाती है। विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज बता रहे इवानोविस्को किस पौधे में किया? तंबाकू के मोजैक नामक रोग में। मोजैक नामक रोग होता है किस पौधे में? तंबाकू में। हाँ। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है, किसे कहा जाता है? विषाणु को कहा जाता है। विषाणु का बाह्य आवरण बना होता है किसका? विषाणु का जो बाह्य आवरण बना होता है किसका? प्रोटीन का बना होता है। विषाणु का बाह्य आवरण किसका बना होता है? प्रोटीन का होता है। और देखिए एक कोशिका में कौन कौन था? जीवाणु था, नीलहरी शैवाल था, याद रखिएगा, ठीक ना। और आइए कोशिका अंग के बारे में हम लोग जानेंगे। कोशिका में पहले हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में बात करते हैं। कोशिका भित्ति पहले कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोशिका भित्ति जो है जो आपको देखिए पेड़ पौधों में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और इसका क्या काम होता है? यह सबसे बाहरी परत होती है। ये सेलुलोज की बनी होती है। इसका काम है कि मजबूती, सुरक्षा ये प्रदान करना। यह सबसे बाहरी परत होता है और ये मृत होती है। ये मृत होता है और ये सुरक्षा प्रदान करता है। और ये अर्ध परागमय होता है कि परागमय होता है? मतलब आर पार सभी चीज को जाने जाता है। अर्ध पारगम्य होता है। परागम्य होता है, ये हर चीज को आर पार हो जाता है, इससे हर चीज निकल सकता है, आ जा सकता है। कोशिका भित्ति जो है सो परागम होता है। इसका मुख्य कार्य होता है पादप को सुरक्षा देना। यह पादप कवक जीवाणु पाया जाता है। कोशिका भित्ति, कोशिका जो है ये कोशिका भित्ति तीन चीज में हमेशा पाया जाता है। पादप में पाया जाएगा, एक एक्सेप्शनल केस है कवक और जीवाणु में पाया जाएगा। कवक में भी पाया जाएगा, जीवाणु में पाया जाता है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप की कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। और यह कैसा होता है? परागम होता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? कवक की कोशिका भित्ति कवक की कोशिका भित्ति भी सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। कवक का अध्ययन क्या कहते हैं? कवक का माइकोलॉजी। सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी थी? जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की। और देखिए दो क्वेश्चन बन रहा है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन। और कवक और सवाल के बीच का योजक कड़ी किसे कहा जाता है? लाइकेन को कहा जाता है। लाइकेन कहाँ से प्राप्त होता है? लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक ना। और बताएगा ये लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। कोशिका भित्ति के निर्माण में सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, हेमिसेलुलोज, काइटिन व क्यूटिन शामिल होते हैं। तो कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन कौन शामिल होता है? सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, लिग्निन होता है, हेमिसेलुलोज, काइटिन और क्यूटिन शामिल होता है। अब आते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। यह पहला बात है, ये परागमय होता है कि अर्ध परागमय होता है? ये अर्ध परागमय होती है। या अर्ध परागमय होता है। जो यूज का चीज है उसे बाहर अंदर जाती है, नहीं तो बाहर कर देती है। ये एक प्रकार की कैसी झिल्ली है? जैविक झिल्ली है। कुछ अणुओं और आयनों को अपने से होकर आर पार होने देती है, जबकि अन्य को नहीं। बताइए कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली लिपिड्स और प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, इसे लाइपोप्रोटीन की बनाता है। यह बताएगा किस इसमें क्या ये कोशिका झिल्ली में प्रासरण होता है या विसरण होता है? प्रासरण की क्रिया होती है। प्रासरण होता है या विसरण? प्रासरण हमेशा जल में होता है, ठीक ना। जल का जहाँ बात होगा वहाँ प्रासरण नहीं होगा। तो इसमें प्रासरण की क्रिया होती है, जैसे किशमिश का फूलना, चना का फूलना, या किसी क्रिया प्रासरण की क्रिया। मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की, जहाँ अर्ध पारगम झिल्ली होती है वहाँ प्रासरण की क्रिया होती है। मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और अर्ध परागमय झिल्ली से विलायक का बना को ही प्रासरण कहते हैं, ठीक ना। अर्ध परागमय झिल्ली के द्वारा ही होता है, ठीक ना। बताइएगा जहाँ अर्ध परागमय झिल्ली पाया जाएगा वहाँ प्रासरण की क्रिया होती है, ठीक ना। पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है ये। अब अगला है
कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली जो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, ठीक ना, जबकि वनस्पति कोशिका की दूसरी परत होती है, कोशिका भित्ति के बाद की परत होती है। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? कोशिका झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने किया था। कब दिया था? 1959 में दिया था। 1959 में रॉबर्टसन। अब आइएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसका खोज कौन किया था? अल्टमैन ने। इसका नामकरण कौन किया था? बेंडा किया था नामकरण। अल्टमैन का माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने किया, खोज अल्टमैन ने किया। और इसका ये दोहरी झिल्ली में पाई जाती है, ठीक ना। इसमें उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इसमें कितने एटीपी का उत्पादन होता है? कितने एटीपी का उत्पादन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 38। अरे माइटोकॉन्ड्रिया में 38 होता है। इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा घर, शक्ति गृह। अच्छे क्रेब्स चक्र प्रक्रिया कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, जो द्रव होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है क्रेब्स चक्र प्रक्रिया। खुद का आरएनए, डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्धस्वायत्त कोशिकाओं कहते हैं। मतलब आधा से ज़्यादा काम खुद कर लेता है। ये जीवाणु या नीलहरी शैवाल को छोड़कर सभी पेड़ पौधे जंतुओं में समस्त जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। किसको में नहीं पाया जाता? जीवाणु और नीलहरी शैवाल को छोड़कर पौधे तथा जंतुओं की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, अर्थात मलेरिया को भी छोड़कर। वायवीय श्वसन बताइए, वायवीय श्वसन क्या मतलब समझते हैं? वायवीय श्वसन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की उपस्थिति वाले को वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति वाले अवायवीय श्वसन कहते हैं। कोशिका द्रव में कैसा श्वसन होता है? अवायवीय। कोशिका द्रव में अवायवीय श्वसन होता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन होता है, ठीक है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज किसमें बदल जाता है? अवायवीय श्वसन ग्लूकोज पायरुवेट में बदल जाता है। किसमें बदलता है? पायरुवेट में बदल जाता है, ठीक है। जब भी ग्लूकोज दो भाग में टूटता है तो उसे हम लोग पायरुवेट कहते हैं। पायरुवेट 3 कार्बन वाला अणु होता है, ठीक ना। जबकि ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु होता है, ठीक है। और जब पायरुवेट में टूटता है, कोशिका द्रव में जब ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है विदाउट ऑक्सीजन, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिस प्रक्रिया कहते हैं, ठीक ना। तो ग्लूकोज पायरुवेट में O2 की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में टूटता है। ग्लूकोज पायरुवेट में O2 की अनुपस्थिति में टूटता है। यह 3 कार्बन वाला अणु होता है और यह काफ़ी कम ऊर्जा मुक्त होता है। और यह क्रिया किस प्रक्रिया के तहत होता है? यह क्रिया किण्वन प्रक्रिया की तरह ईस्ट में भी होता है, ठीक ना। यह क्रिया जो कोशिका द्रव में होता है इसे ग्लाइकोसिस कहा जाता है। अब लाइसोसोम की खोज कौन किया था? यह एक एकल झिल्ली होता है कि द्विदल झिल्ली? ये दोहरी झिल्ली का बना होता है। यह एकल झिल्ली गलत दिया है इसमें। एकल झिल्ली का होता है। किसका? एकल झिल्ली। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम किसमें पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में। इसमें एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का क्या नाम है? लाइसोसोम एकल झिल्ली होता है। हाँ, यह जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इसमें बताइएगा कौन सा एंजाइम होगा? इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में। बताइएगा लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? यही लाइसोसोम को। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। यह बताइएगा लाइसोसोम WBC में पाया जाता है? लाइसोसोम WBC में पाया जाता है। RBC में नहीं पाया जाता है। RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। यह RBC में नहीं पाया जाता है, ठीक ना। ठीक है, यह RBC में नहीं पाया जाता, ठीक है। यह RBC का इसे कब्रिस्तान किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। इसका निर्माण किसके से होता है? गोल्गी कॉय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉय से होता है लाइसोसोम का निर्माण। यह नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य कोशिका में विभिन्न पदार्थों का पाचन करना, ठीक ना। कोशिका जो अपशिष्ट पदार्थ है, मतलब जो जिसका यूज नहीं है उसका पाचन करना, उस कोशिका का पाचन करना। अब ये राइबोसोम पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था? रॉबिन्सन और ब्राउन ने। पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन ब्राउन ने किया था। जंतु कोशिका में राइबोसोम का खोज कौन किया था? जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज जी प्लैटे किया था। सबसे छोटी का कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम किसका बना होता है? तो राइबोसोम जो है सो आपका प्रोटीन RNA और प्रोटीन का बना होता है। RNA प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसे राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कण भी कहते हैं, ठीक ना। यह जिस अंतरजालिका पे पाया जाता है उसे कौन सा अंतरजालिका? राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S और 80S। 70S किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में और 80S यूकैरियोटिक में, ठीक है। बताइएगा राइबोसोम के दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए किस आयन की जरूरत होती है? Mg+ मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का, खुरदुरी और चिकनी। बताइएगा इसकी खोज कौन किया था? खुरदुरी जो जिसमें पहले इसका खोज कौन किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? K.R. पोर्टर। इसे कोशिका कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? यह पदार्थों के अंदर व बाहर आने जाने पर भी नियंत्रण रखता है।
बताइएगा यह कोशिका भित्ति और कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक आवरण के निर्माण का कार्य करता है, ठीक ना। पित्त, विष और दवाओं के जहरीलेपन को समाप्त करने का सहायक अंग कौन है? यही है। अब बताइएगा। हाँ, तो खुरदरी में किसके कारण होता है? देखिए, खुरदरी जो है सबका वसा के कारण होता है। खुरदरी होता है प्रोटीन के कारण, वसा और चिकनी होता है। गोल्जी बॉडी का खोज कौन किया था? कैमिलो गोल्जी बॉडी। और बताइएगा ये कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी का को नीलहरी शैवाल जीवाणु और माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी जीवधारियों की कोशिका में पाया जाता है। कौन सा? गोल्जी का। किसमें नहीं पाया जाता? नीलहरी शैवाल में, जीवाणु में और माइकोप्लाज्मा को सभी जीवधारियों की कोशिका में पाया जाता है। यही चीज हम लोग पढ़े थे पीछे में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये बात लिखा हुआ था आपको कि ये जीवाणु तथा नीलहरी शैवाल को छोड़कर पौधे जंतुओं की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। अब ये गोल्जी कॉय को पौधे में गोल्जी कॉय को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। पौधे में गोल्जी कॉय को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। इसका मुख्य कार्य होता है एंजाइम का श्रावण करना, ठीक है। और बताइएगा सेंट्रोसोम, इसकी खोज कौन किया था? सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी किया था। बोवेरी। यह मुख्य रूप से जंतु कोशिकाएं पाया जाता है। कुछ पादप कोशिका जैसे कवक और शैवाल में भी पाया जाता है, ठीक ना। यह मुख्य रूप से जंतु कोशिका, लेकिन कुछ पादप कोशिका में पाया जाता है, कवक और शैवाल में भी पाया जाता है आपको। और बताइएगा यह कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। यह सबसे अधिक कहाँ पे होता है? कोशिका सबसे अधिक यकृत में होता है, सबसे कम मस्तिष्क में होता है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर यकृत या लीवर में होता है, जबकि सबसे कम मस्तिष्क में होता है। ग्रेनुअल कोशिका कहाँ पाई जाती है? ग्रेनुअल कोशिका मस्तिष्क में। अब ये केंद्रक, इसकी खोज कौन किया था? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। कब हुआ था? 1831 में हुआ था। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? क्या? कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। यह सबसे बड़ा अंग कौन है हम लोग का? सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन है? गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र भी केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर सबसे अधिक क्या पाया जाता है? डीएनए मतलब डीएनए आ रहे हैं, कौन पाया जाता है? डीएनए रुकिए, सब इसमें सबसे अधिक डीएनए पाया जाता है। केंद्रक का केंद्र किसे कहा जाता है? केंद्रक का भी केंद्रिका को कहा जाता है। केंद्रिका को, इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक के ऊपर के आवरण को कौन सा झिल्ली कहते हैं? जो ऊपर से एक झिल्ली से घिरा रहता है केंद्रिका झिल्ली। बताइए कोशिका के विभाजन का तात्पर्य है केंद्रिका के विभाजन से। कोशिका के विभाजन का तात्पर्य क्या होता है? केंद्रिका के विभाजन से। कोशिका के विभाजन में केंद्र का विभाजन होना जरूरी है। स्वादिक का ये इसके अंदर क्या होता है? गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए। सबसे पहले धागा जो बनता है, बना होता है उसे क्रोमेटिन कहते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है क्रोमेटिन से बनता है क्रोमोजोम, क्रोमोजोम से बनता है डीएनए से बनता है जीन। तो बोलेगा अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? अनुवांशिक गुणों का वाहक जीन होता है। डीएनए होता है अनुवांशिक गुणों का वाहक। अनुवांशिक गुणों को इकाई होता है जीन। अच्छा, अनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए। बताइएगा केराटिन जो होता है केंद्र का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। केंद्रिका झिल्ली दो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र कैसा होता है? अल्प विकसित है, उसपे कोई झिल्ली से नहीं घिरा रहता है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी विकसित नहीं हुआ रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका भी नहीं पाया जाता है। जब केंद्रक ही नहीं तो केंद्रिका कहाँ से होगा? यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक विकसित होता है, इसमें केंद्रिका भी पाया जाता है। मेमेलिया स्तनपायी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो भी मेमेलिया है मतलब जो भी स्तनपायी उसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। एक्सेप्शनल एक अपवाद में था, ऊंट और लामा में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। मेमेलिया में डब्ल्यूसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। वैक्यूल्स बताइएगा कैसा कोशिका, निर्जीव या सजीव? वैक्यूल्स हिंदी क्या है? रिक्तिका, रसधानी एक क्या बोले क्वेश्चन? यह निर्जीव है या कुछ सजीव? राजधानी बता रहे हैं। राजधानी पेड़ पौधे में पाया था जो सजीव है वो निर्जीव होता है। और पादप कोशिका में राजधानी का आकार बहुत बड़ा होता है। जंतु कोशिका में छोटा होता है। कोशिका जल संग्रहण कहाँ पे होता है? राजधानी में। लवक का ये सर्वप्रथम खोज कौन किया था? लवक हैकले किया था। कौन? हैकले। लवक का खोज हैकले किया था। लवक शब्द का सर्वप्रथम सिम्पर में किया था। कौन किया था? सिम्पर किया था। लवक का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग सिम्पर ने किया। रंग के आधार पर 3 होता है, हरित, वर्णी, अवर्णी। बताएगा लवक, हरित लवक में क्या होता है? हरित लवक जो पेड़ पौधे में पाया जाता है क्लोरोफिल इसमें उपस्थित होता है, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल ये हरे रंग का होता है। ये किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ये पत्ती को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में महत्वपूर्ण भाग होता है। पत्ती मुझे बोलेगा प्रकाश संश्लेषणी अंग कौन होता है? प्रकाश संश्लेषणी एक पत्ती होता है। और अंगक कौन होगा? तो अंगक होता है टनल, क्लोरोप्लास्ट। और इकाई कहेगा तो क्लोरोफिल। और तत्व कहेगा तो मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, ठीक ना। कब होगा? दिन में। CO2 प्लस H2O किसके उपस्थिति में क्लोरोफिल का? तो क्या रिलीज होगा? C6H12 ग्लूकोज प्लस
ऑक्सीजन प्लस ऊर्जा C6H12O6, ठीक ना। पेड़ पौधा संवसन में हमेशा क्या लेता है, O2 लेता है, काफी कम मात्रा में लेता है, काफी कम मात्रा में ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेता है और ऑक्सीजन काफी मात्रा में छोड़ता है, ठीक है। और बताइएगा प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में होता है। रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में होता है। वर्णिल लवक क्या होता है, यह फूल व रंगों को क्या प्रदान करता है, कलर प्रदान करता है। यह कीट परागण में भी सहायक होता है। टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण, चुकंदर का लाल रंग, चुकंदर का विटामिन, गाजर का लाल रंग, कैरोटीन, मिर्चा का लाल रंग, मिर्चा का होगा कैप्सिसिन, दूध का सफेद रंग, कैसीन के कारण, दूध में पीलापन, कैरोटीन, हल्दी में पीला रंग, कुरकुमीन, पपीता में पीला रंग, कैरिकाजेंथिन। और वर्णिल लवक कैसा होता है, और वर्णिल ये रंगहीन होता है, पेड़ की जड़ों में पाया जाता है और यह भोजन और स्टार्च को संग्रह करता है, स्टार्च के रूप में संग्रह करता है भोजन को। लवक में खुद का DNA RNA राइबोसोम की तरह होता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसे अर्धस्वायु भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कुछ अंतर होते हैं, अल्प विकसित होता है, वो प्रोकैरियोटिक अल्प विकसित होता है, यूकैरियोटिक विकसित होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर की सब कुछ नहीं होता है, यूकैरियोटिक में सब विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट उसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। राइबोसोम उसका 70 है, उसका 80। इसका DNA एक कुंडलित होता है, पूर्ण मतलब विकसित और द्विकुंडलित होता है। यह प्रायः जीवाणु तथा नीलहरी शैवाल में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक, ठीक ना। और ये मानव के सभी मत्स्य सरीसृप कीट उभयचर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसमें मोनेरा जगत आता है, मोनेरा होता है ना, उसमें अब आइएगा गुणसूत्र, इसका खोज कौन किया था, गुणसूत्र की खोज कौन किया था, गुणसूत्र की खोज बता रहे हैं स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। इसमें DNA जो गुणसूत्र है, ये DNA और मैट्रिक्स का बना होता है, ठीक ना। ये DNA और मैट्रिक्स का बना होता है। अनुवांशिक शब्द कौन दिया था, अनुवांशिक कौन दिया था, ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिक शब्द दिया था वाटसन, और अनुवांशिक का जनक कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। और DNA का खोज किया था कॉर्न्सबर्ग। DNA का खोज कौन किया था, कॉर्न्सबर्ग किया था। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था, वाटसन क्रिक और वाटसन और क्रिक। DNA का खोज किया था कॉर्न्सबर्ग। अनुवांशिक का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक ना। अनुवांशिक शब्द दिया था W वाटसन। जीन शब्द दिया था जोहानसन। प्रयोगशाला में DNA का सर्वप्रथम हर्बन खुराना, इसलिए इन्हें चिकित्सा के रूप में नोबेल प्राइज। मानव में गुणसूत्र में कितना जोड़ा होता है, 22 जोड़ा जो होता है, दोनों में सेम होता है। क्या कहते हैं, उसे क्रोमोसोम ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम। एक जोड़ा जो अलग होता है ऑटोसोम, ऑलोसोम कहते हैं उसको, ऑटोसोम। लड़की में XX होता है, लड़का में XY होता है। और XY हो गया तो क्या होगा, लड़का। XX होगा तो लड़की। देखिए DNA में 4 ये होते हैं। DNA का खोज कौन कहता है, कॉर्न्सबर्ग। हाँ, इसमें 3 प्रकार का होता है, एक शर्करा होता है, एक नाइट्रोजन क्षार होता है, 3 प्रकार में होता है, फॉस्फेट होता है। तो शर्करा में कौन सा होता है, डाइऑक्सी शर्करा होता है। नाइट्रोजन क्षार 4 प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो AT में कौन सा बॉन्ड होता है, एडेनिन थाइमिन में डबल बॉन्ड होता है, ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक ना। DNA बताएगा, DNA से RNA बदलना इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। RNA से DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। RNA में भी नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। तो उसमें क्या होता है, ग्वानिन के जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाता है। यूरेसिल। तो AU के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा, GC के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, जैसे उसमें था, ठीक ना। यूरेसिल नामक नाइट्रोजनी क्षार DNA में नहीं पाया जाता है। DNA और RNA में मुख्य अंतर, इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होता है, उसमें राइबोस शर्करा होता है। इसका बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है DNA, और RNA कहाँ पाया जाता है, केंद्रक और कोशिका द्रव में, दोनों में पाया जाता है। अब ये कोशिका विभाजन, मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका के निर्माण को क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, एक असूत्री, समसूत्री, असूत्री किस में होता है, यह प्रोकैरियोटिक जीव में होता है, जीवाणु में होता है, जीवाणु में, नीलहरी शैवाल में, यूग्लिना में, प्रोटोजोआ में। समसूत्री किस, इसका खोज, अच्छा, समसूत्री का खोज कौन किया था, यह कायिक कोशिका में होता है, यह वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। और सूत्री या जरन कोशिका में होता है। सबसे सरल तरीका किस में होता है, समसूत्री में। असूत्री में सबसे जटिल होता है, समसूत्री में। अर्धसूत्री सबसे जटिल होता है, अर्धसूत्री। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन होता है किसमें, असूत्री विभाजन द्वारा। कायिक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, कायिक कोशिका में समसूत्री होता है। और बताइएगा कोशिका विभाजन में सबसे कम समय लगता है, असूत्री में। कोशिका विभाजन में सबसे अधिक समय लगेगा, अधिक समय किस में लगेगा, अर्धसूत्री में। शरीर के किसी भाग में कटने फटने, छोटे घाव, समय नष्ट होने पे, उसमें कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन का खोज कौन किया था, वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। इसमें मातृ कोशिका कितने भागों में बांट जाता है, 2 भागों में बांट जाता है। मातृ कोशिका से कितना होता है, डॉटर सेल 2 बनता है, ठीक है, 2 भागों में बढ़ जाता है। इस विभाजन के 2 मुख्य भाग होते हैं, केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो पहले इसमें केंद्रक का विभाजन होता है, और फिर क्या होगा, कोशिका द्रव का विभाजन होता है, ठीक ना।
तो मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका हो जाती है? 2 हो जाती है। अब आएगा समसूत्री विभाजन में कुल 5 चरणों में संपन्न होता है। बताएगा तो पहला होता है इंटरफेज, अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्य अवस्था, पश्चावस्था, अंतरावस्था। कोशिका विभाजन की तैयारी किसमें होती है? अंतरावस्था में। कोशिका विभाजन शुरू कब हो जाता है? पूर्वावस्था में। और सबसे लंबा अवस्था कहेगा तो पूर्वावस्था। बीच वाला होगा, सबसे बीच वाली अवस्था को कहते हैं मध्य अवस्था, और सबसे छोटा अवस्था होगा पश्चावस्था। अंतावस्था 5 चरण में पूर्ण हो जाएगा, नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। लास्ट वाले में हो जाएगा अंतावस्था। कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का खोज कौन किया था? फार्मर और मुरे ने। फार्मर मुरे। इसमें जनन कोशिका कहते हैं। कोशिका विभाजन 2 चरणों में होता है। इसमें अर्धसूत्री इसमें 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका कितने में बढ़ जाता है? 4 भागों में। 4 भाग में बढ़ जाता है। ठीक है। जनन की कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में पूर्ण हो जाता है। ठीक ना। माता से जाता है 22 जोड़ा, और जो अर्ध ये होता है 1 जोड़ा जाता है ना उसमें XY। ठीक है। तो अगर XX जाएगा तो क्या होगा? XX होगा बेटी। अब लड़का होगा तो XY। लड़का होगा तो XY, लड़की होगा तो XX। लिंग निर्धारण पिता के किस पे निर्भर करता है? क्रोमोसोम पे। किस पे करता है? क्रोमोसोम पे करता है।